औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए और उसका आज इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम इस चैप्टर का हम इख्तिताम इंशाल्लाह कर देंगे। और इस वक्त हमारे पास जो टॉपिक है, कल जो हमने लास्ट टॉपिक, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन। ठीक है ना। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था जेनेटिक कोड के, जेनेटिक कोड्स क्या हैं, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इनको जनरेट किया। और जेनेटिक कोड बेसिकली अमाइनो एसिड के कोड्स होते हैं। ठीक है। और अमाइनो एसिड प्रोटीन्स की लॉन्ग चेन होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी थोड़ा सा रिवाइज हुआ कल, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और फिर जेनेटिक कोड और नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस। ठीक, हमें बात अब बखूबी तौर पे पता लग गई है कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं या जीन जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस जो होती है वो असल में जीन होती है। यानी कि डीएनए में जो नाइट्रोजन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है। ये बात सबकी समझ में आई है या कंफ्यूजन है कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है? ये बात समझ में आ गई तो अगला टॉपिक पढ़ें। जी खदीजा, फरियाल, निदा और यासिर, ये बात समझ में आ गई? आगे चले जी सर, आगे समझकर हम। क्योंकि अगर आपको भी डीएनए का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिमाग में होगा तो आपको जीन म्यूटेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और जीन म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जीन म्यूटेशन क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसी जीन म्यूटेशन से कंसर्न है आने वाले जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, जो भी उनको जिस्मानी तौर पे प्रॉब्लम आती है, जहनी तौर पे प्रॉब्लम आती है, वो सब कंसर्न है विद दैट जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है ना। तो अगर आपको जेनेटिक क्रोमोसोम पता चल गया है, डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तो आपको म्यूटेशन भी अंडरस्टैंड होगी और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी पता लग जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द जीन म्यूटेशन और उसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। बेटा ये स्लाइड आपके सामने आ रही है? यस सर। हाँ, क्या लिखा है जरा पढ़ के सुना। Mutation. In biology, any change in the nucleotide sequence as a result of a failure of the system to revert the change. अच्छा, वेरी गुड। म्यूटेशन, MU म्यूटेशन, TATION। इन बायोलॉजी यानी वैसे क्यों, अच्छा इन बायोलॉजी क्यों लिखा है? क्योंकि म्यूटेशन को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी इस लफ्ज को बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। अरे बायोलॉजी में लफ्ज म्यूटेशन की जो एग्जाम मीनिंग है वो क्या है? एनी चेंज, कोई तब्दीली, चेंज हो जाना, तब्दील हो, क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और न्यूक्लियोटाइड किस में होती है? डीएनए में होती है। और कह रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जो सीक्वेंस है, तरतीब है, उसका रिजल्ट, उसका तब्दील हो जाना, उसकी सीक्वेंस तब्दील हो जाना। यानी ABCDEF है तो ADFBFGCH इस तरीके से बेतरतीब हो जाना, इसको कहते हैं म्यूटेशन, सिंपल लफ्जों में। और इससे होता क्या? ऑफ अ फेल्यूर ऑफ द सिस्टम टू रिवर्ट द चेंज। क्योंकि डीएनए पर ही बॉडी की, आने वाले बेबी की बॉडी की पूरी जीन डिपेंड कर रही होती है। ठीक है ना। तो जब इसमें चेंज आएगा तो यकीनन बेबी के बनने में भी चेंज आएगा, बेबी के स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। और थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है, चले डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ म्यूटेशन इज अ चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में चेंज आ जाना, ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में। मसलन क्या बात करना चाह रहा है यहाँ पर कि डीएनए की, जो डीएनए में क्या चेंज आएगा जनाब? डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस बनी है नाइट्रोजनस बेसिस, उन सीक्वेंसेस का चेंज हो जाना। आगे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से चेंज हो जाना। मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ। साइलेंट म्यूटेशन आर द चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन चेंज टू द ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप। अच्छा, अब दो चीजें हो गई है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। ठीक है। फिनोटाइप किसे कहते हैं? PHENO, ये लफ्ज लिखा हुआ फिनो। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर दूं। ठीक है।
देखिए अब वाज़ेह तौर पे आ गया, ये लिखा हुआ सेकंड, साइलेंट म्यूटेशन आर द चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द चेंज टू द ऑर्गेनिजम्स फिनोटाइप। क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म की जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप किसे कहते हैं, बनावट, शक्लो सूरत, नजर आना, दिखना, उसे फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है जनाब, मसलन जुनेरा जुनेरा एक साथ दो दफा कैसे आ रही है, ठीक है, मसलन एक होती है मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब करेक्टर। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं तो आप उसकी शक्ल सूरत बताते हैं, उसकी हाइट बताते हैं, उसका कलर बताते हैं, उसकी विड्थ कितनी है ये बताते हैं। ठीक है, तो ये उसकी होती है फिनोटाइप, मार्फोलॉजी, जो नजर आती है आपको, आंख से नजर आ रही है। किसी शख्स को देखते हैं आप, उसकी हाइट बताते हैं, उसका कलर बताते हैं, उसके बालों का स्टाइल बताते हैं, ठीक है ना, उसकी शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं, लंबा था, चौड़ा था, पतला था, गोरा था, काला था, ये सब फिनोटाइप है। ये सब की सब क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन गोरा होने की एक जीन है, अब वो जीन क्या है, वो जीन किसी क्रोमोसोम्स के डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस की बनी हुई है, बेसिकली दैट इज द जीनोटाइप। इसी तरीके से आई का कलर ब्राउन है या डार्क ब्राउन है, तो ब्राउन कलर होना ये उसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, फिनोटाइप जो नजर आ रहा है। लेकिन इसके जीनोटाइप क्या है कि इस कलर की कोई ना कोई जीन है जो इंसान के जिस्म में क्रोमोसोम के अंदर है, तो वो जीन क्या है, वो जीनोटाइप है। तो क्या कह रहा है कि ऐसी चेंज जो सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज लाए, लेकिन उसका किसी बॉडी के पार्ट पर कोई असर ना हो, ठीक है ना, कोई मतलब फिजिकली डैमेज ना हो सकता है उसकी सोच और फिक्र में कोई फर्क आ जाए, वो मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड हो सकता है, उसकी समाज थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा बहरा बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है ना, ये हो सकता है। लेकिन कान बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में होगा कान, शक्ल सूरत के हिसाब से, बनावट के हिसाब से। यानी कि फंक्शन में डिफॉर्मिटीज होती है। साइलेंट म्यूटेशन क्या करती है, किसी फंक्शन, काम में डिफॉर्मिटीज करती है, स्ट्रक्चर में नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है जनाब, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, म्यूटेशन दैट अकर्स इन द जर्म सेल। अब देखिएगा जरा, गौर से सुनिएगा जरा, जर्म सेल किसे कहते हैं जनाब, हम जर्म जर्म सेल कहते हैं हम सेक्सुअल सेल्स को। म्यूटेशन अकर्स इन द जर्म सेल, यानी कि स्पर्म, मेल के स्पर्म में और फीमेल के एग या ओवाज में, आर पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। जाहिर है कि जब मियोसिस करते हुए अगर स्पर्म में कोई मसला हो जाए और उसका डीएनए चेंज हो जाए, डीएनए के अंदर क्या तब्दीली हो सकती है, आगे हम बता रहे हैं आपको, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं। इसी तरीके से मदर की खुदा ना खास्ता बॉडी के अंदर कोई एग का मसला हो जाए, एग के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो ये जीन बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी। जाहिर सी बात है उसी से जायगोट बनना। जब जायगोट में जीन डिस्टर्ब आएगी तो वो जीन जिस भी ऑर्गन की होगी उस पार्ट को डिस्टर्ब कर देगी, या तो उस पार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगी, यानी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, 5 से 6 हो जाएंगी, ठीक है ना, आंख का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या सर बहुत बड़ा हो जाएगा, हेड बहुत बड़ा हो जाएगा, होठों में कट आ जाएगा, कटे हुए होठ होंगे बच्चे के, तो ये तो उसकी डिफॉर्मिटीज हो गई स्ट्रक्चर में। दूसरी क्या कह रहा है, साइलेंट में क्या कहता है, होठ तो जैसे हकलापन जो है ना, जब बच्चा हकलाता है, ये साइलेंट म्यूटेशन। क्यों साइलेंट है, क्योंकि बच्चे के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन में प्रॉब्लम है। बच्चा बहरा पैदा हुआ है या बहुत तेज आवाज से सुनता है, ठीक है ना, बहरा से आधा बहरा है, ठीक है ना, डीफ है, लिटिल बिट डीफ है, तो ये भी साइलेंट म्यूटेशन चला जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। नंबर 3, म्यूटेशन इन द सोमेटिक बॉडी cells may be harmless or may result in the disease such as a cancer। क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है, पहले देखिए, पहले हार्मलेस भी बता दिया, कह रहा है कि हमने इससे पहले पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि म्यूटेशन अगर एग या स्पर्म में होगी तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी और बच्चों के लिए नुकसानदेह, जैसे हमने बताया आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आगे तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। दूसरा म्यूटेशन क्या कह रहा है, सोमेटिक बॉडी, सोमेटिक बॉडी मतलब बच्चा का जो सेल जायगोट बन गया, बेबी बन रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम होती है उसके किसी सोमेटिक सेल में, सेक्स सेल में नहीं, जायगोट से अब बेबी बनना शुरू हो गया, क्योंकि सेक्स सेल सही था तो बेबी का बॉडी तो सही हो गई, लेकिन अब अगर उसके सोमेटिक सेल में किसी वजह से डीएनए चेंज हो जाता है सोमेटिक सेल में बॉडी के, तो वो क्या करेगा, वो हार्मलेस है। हार्मलेस मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मसलन बॉडी डिफॉर्मिटीज नहीं करेगा कि हाथ छोटा हो जाए, 6 उंगलियां हो जाए, होंठ कट जाए, इस तरह का मसला नहीं होगा। लेकिन
किसी ना किसी बीमारी की सूरत में सामने आएगा। यानी स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा इंसान का, लेकिन उसे कैंसर हो सकता है, उसे हंटिंगटन कोरिया हो सकता है, डिजीज आगे हम आपको दिखाते हैं। इसने एक एग्जांपल दे दी कि रिजल्ट इन द डिजीज सच एज ए कैंसर, इस तरह की एक प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशंस, a mutation is a permanent change in the DNA sequence of the gene। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी जो हम बार बार आपको पढ़ा रहे हैं कि डीएनए की सीक्वेंस में तब्दीली आना, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाना। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, या फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, चेंज किया गई 1 5 4 3 2 6, या 5 3 4 2 1, बेतरतीब हो जाना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, म्यूटेशन इज अ जीन्स डीएनए सीक्वेंस कैन आल्टर, आल्टर मतलब वही दोबारा तब्दील हो जाना, चेंज हो जाना, द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। अच्छा होता क्या है जनाब, सिंपल सी बात है, क्यों फर्क आएगा बच्चे की बॉडी के ऊपर, इसलिए फर्क आएगा बच्चे की बॉडी के ऊपर कि डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो जैसे डीएनए की सीक्वेंसेस होंगी नाइट्रोजनस बेसिस, वही सीक्वेंसेस किसको मिलेंगी, आरएनए को। ठीक, आरएनए यूरेसिल लगा लेगा थायमाइन की जगह, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब जब वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, आप जरा सुनिएगा, क्योंकि अब उसको असल सीक्वेंस नहीं मिली जो डीएनए की थी, डीएनए डैमेज हो चुका था, डीएनए डिस्टर्ब हो चुका था, तो अब उसे जैसे जैसे नाइट्रोजनस बेसिस मिली है वो वैसा वैसा प्रोटीन बनाएगा। अब जब वैसा प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन खुद अपनी फॉर्म में, शक्ल सूरत में डी शेप होगा, गलत होगा, फॉल्टेड होगा। तो जब प्रोटीन फॉल्टेड होगा तो उससे बनने वाला स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं होगा। अब वो स्ट्रक्चर बच्चे की नाक में प्रॉब्लम कर जाए, होंठ में कर जाए, हाथों की उंगलियों में कर जाए, कान की आप देखते हैं कि एक कान छोटा होता है बच्चे का, एक कान बड़ा होता है, नॉर्मल होता है, एक होंठ बहुत मोटा या बड़ा हो जाता है, एक होंठ छोटा हो जाता है। ठीक है ना, एक आंख बड़ी होती है बहुत, या एक आंख छोटी होती है, माथा बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है, दांत बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। These are all the deformities of the mutation in the gene। बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर आ रही है। आ रही है। यस निदा सर को आ नहीं आ रही रही, है। शाबाश, निदा को नहीं आ रही बिल्कुल भी। निदा सो रही यस क्या? सर आ रही है। नहीं आ रही, देखा ना, कि नहीं सर नहीं आ रही। और आज सारी मुजाहिदा है, मुजाहिद तो कोई है ही नहीं। नहीं, यासिर अंसारी है। हाँ मुजाहिद साहब, यासिर साहब, समझ में आ रही है बात? हेलो, चलो ठीक है। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि चेंजेस इन द जीन और उसके इफेक्ट्स की, उसको हम कह रहे हैं म्यूटेशन। और देखते हैं जनाब क्या बात कर रहा है म्यूटेशन। अब आप में से कोई रीडिंग करे जल्दी से। A mutation is a जोर से, आवाज sudden नहीं आ change रही। in the A mutation is a sudden change in the structure or the amount of genetic material. Most mutations are harmful to an organism. Some have no effect and others are beneficial. Mutations appear to be normal and natural events. However, certain factors in the environment increase the rate of mutations. These factors are called mutagenes. Mutation rate varies. Mutation rates varies from gene to gene and species to species. चल शाबाश। इस स्लाइड ने कुछ हमारी स्टडीज को और आगे बढ़ाया। इसने क्या बात करी कि इस नए स्ट्रक्चर ने क्या, a mutation is a sudden change in the structure or the amount of the genetic material। ये सिंपल सी बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी लफ्ज को दोबारा कर दिया इसने कि नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो अमाउंट में चेंज हुआ, जब अमाउंट में चेंज हुआ तो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, क्वांटिटी में चेंज हुआ तो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। अच्छा दूसरा, मोस्ट म्यूटेशन आर द हार्मफुल, यानी कि कह रहा है बहुत सारे म्यूटेशन नुकसानदेह हैं टू एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि शक्ल सूरत में, कान में, आंख में, बॉडी पार्ट्स में मसला आ जाता है, लेकिन क्या कह रहा है, सम हैव नो इफेक्ट, कुछ का कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंज होती है लेकिन वो किसी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालती। क्यों? क्योंकि असल में वो जीन इस्तेमाल ही नहीं होती, क्योंकि एक जीन की 2 कापियां होती है ना, तो कभी कभार एक कापी खराब होती है तो वो इस्तेमाल नहीं होती, दूसरी कापी इस्तेमाल होती है।
तो इसलिए जिसमें म्यूटेशन हुई वो कॉपी इस्तेमाल ही नहीं हुई। ठीक हो गया बात। तीसरी बात क्या कह रहा है कि एंड अदर आर द बेनिफिशियल, कह रहा है कुछ फायदेमंद भी हैं। हर दफा म्यूटेशन खतरनाक नहीं है, म्यूटेशन फायदेमंद भी है। अब किस सूरत में फायदेमंद है कि हम 4 कंडीशन पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रिएशन की, यानी म्यूटेशन की 4 टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसकी जो 4th टाइप है वो फायदेमंद है, बाकी 3 नुकसानदेह है। वो आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। अच्छा आगे क्या बता रहा है, म्यूटेशन अपीयर्स टू बी द नॉर्मल एंड द नेचुरल इवेंट। क्या कह रहा है कि म्यूटेशन एक नॉर्मल एक नेचुरल इवेंट है, होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है। यानी जब मदर और फादर मिलते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, बेबी बनता है, इंसानों में, जानवरों में, पौधों में, कहीं पर भी, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको आप रोक नहीं सकते। अच्छा और बेनिफिशियल वाला तो हमेशा ही होता है, ये जो हार्मफुल है ये सम टाइम होता है, इस हार्मफुल से बचना चाहिए। अब हार्मफुल कौन से हैं और बेनिफिशियल कौन से हैं ये आगे हम टाइप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अब म्यूटेशन अपीयर्स टू बी, ये हो गया natural and sometime. Number point 3, mutations appears to be the normal and the natural event. However, certain factor in the environment increase the rate of the mutation. कुछ environmental factor ऐसे हैं जो म्यूटेशन यानी कि जीन के चेंज होने का अमल बढ़ा देते हैं, इस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। ऐसी जो चीजें होती हैं उन चीजों को क्या कहा जाता है, उन चीजों को म्यूटाजेंस कहा जाता है। ये लिखा राइट से, यानी कि म्यूटेजेंस क्यों होते हैं, जो म्यूटेशन करवाते हैं। जैसे कि पैथोजिन कौन होते हैं, जो डिजीज करवाते हैं, सिंपल। इस तरह म्यूटाजिन कौन है, जो जीन को म्यूटेंट करवाएं, जीन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए। लास्ट वन, म्यूटेशन रेट वेरीज फ्रॉम जीन टू जीन एंड स्पीशीज टू स्पीशीज। जाहिर सी बात है हर जीन के अंदर जीन रिवोल्यूशन जो होता है वो अलग अलग होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में कम होता है, यानी कि एक ही रेट नहीं होता, इनका रेट डिफरेंट होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। Why म्यूटेशन इज बैड। देखिए हमने भी पढ़ा कि म्यूटेशन अच्छी भी होती है और म्यूटेशन बुरी भी होती है। ठीक है, अभी पढ़ा ना, और ज्यादातर उसने कहा कि मोस्टली बुरी होती है। ठीक है, मोस्ट म्यूटेशन आर द नेचुरल, मीनिंग दे हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रोटीन बीइंग मेड। जैसे अभी हमने पढ़ा। सर आपकी आवाज बिल्कुल कट कट कर आ रही है। बेटा सबके पास आवाज कट के आ रही है? नो सर। नो सर। अच्छा चले बेटा, आपके पास देखो तो नेट का इशू होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं जनाब कि हाँ कि मोस्ट म्यूटेशन कह स्ट्रक्चरल मीनिंग दे हैव नो इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन, यानी कि कुछ जीन चेंज होती हैं लेकिन वो प्रोटीन बनने पे इफेक्ट नहीं डालती। क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी कॉपी इस्तेमाल हो जाती है जो सही होती है, इसलिए उस जीन का कोई असर नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, नो इफेक्ट। दूसरी कह रहा है however those that do cause changes in the protein structure or the function, लेकिन आ गया दोनों चीजें आ गई कि कुछ जीन, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं, कि कुछ जीन चेंजेस ऐसी होती हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर पे असर डालती हैं। ठीक है ना, जब प्रोटीन स्ट्रक्चर पे डालती है तो फंक्शन पे भी असर डाल सकती है। दो चीजें, या तो बॉडी के स्ट्रक्चर पे यानी कि कान छोटा बड़ा हो जाएगा, या होंठ कट जाएगा, होंठ बड़ा छोटा हो जाएगा, आंख छोटी बड़ी हो जाएगी, उंगलियां ज्यादा कम, छोटी बड़ी मोटी हो जाएंगी, ये तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। लेकिन फंक्शनल डिफरेंस क्या है? आंख बिल्कुल सही है, बच्चे का विजन बहुत हल्का है, यानी कि 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल में उसको इतना मोटा चश्मा लग गया, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, कान बिल्कुल सही है लेकिन समात उसकी सही नहीं है, उसको आला लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये सारे जेनेटिकल डिफेक्ट्स हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन, और ये बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। क्या क्या खतरनाक है अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी पहले आप थ्योरी जमा कर लें, डेफिनेशन जमा कर लें, कॉन्सेप्ट्स को जमा कर लें, फिर हम इसको आपको डायग्रामेटिकली भी प्रूफ करके दिखाएंगे। डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्ट। डिसरप्शन, देखिए जरा क्या कह रहा है कि म्यूटेशन जो होती है, जो बैड म्यूटेशन होती है, क्या करती है? नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस को डैमेज करती है, एक्टिविटी को। मसलन नॉर्मल बायोलॉजी प्रोसेस क्या है? आंख बिल्कुल नॉर्मल साइज की बने, कलर उसका बिल्कुल ब्राउन हो, ब्लैक हो, ग्रे हो, जो हमारे पास कलर हो। लेकिन क्या कह रहा है कि ये डिसरप्शन मतलब एकदम आंख का कलर सुर्ख रेड हो जाए, आंख का साइज बहुत बड़ा छोटा हो जाए, ठीक है ना, जो है होठों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा या डी शेप्ड हो जाए। ठीक, ये सारी की सारी क्या है? डिसरप्शन है। हाथों के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाए, हाथ बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक, ये सारी चीजें हमारे से चल रही है। हाउ म्यूटेशन काज कैंसर, कह रहा है कि म्यूटेशन कैंसर कैसे काज करता है, चले इसको हम बाद में देखेंगे।
ठीक, अब देखिए पहली तस्वीर जो आपको ये बता रही है, पहली पिक्चर आपको क्या दिखा रही है कि किस तरीके से नॉर्मल डीएनए म्यूटेंट होता है, यानी कि उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर छोड़ देता है। लेफ्ट साइड पे आपके बिल्कुल नॉर्मल डीएनए बना हुआ है, ये बना, ठीक है ना। डीएनए लैडर, लैडर वही जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई है। ये देखिए आपके उन किसके साथ मिली हुई है, येलो ग्रीन के साथ, ब्लू रेड के साथ, ग्रीन येलो के साथ, ठीक है ना, ये आपस में नाइट्रोजनस बेसिस मिली हुई। और न्यूक्लियोटाइड भी लिखा हुआ आपके पास, जो आपका ऑरेंज है वो एडेनाइन है, येलो वाली ग्वानिन है, ब्लू वाली साइटोसिन है और ग्रीन वाली थायमाइन है। बिल्कुल इसमें सीक्वेंस स्ट्रेट है ना। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई भी वजह हुई, वजूहत बताते हैं अभी आपको। म्यूटाजिन, वजूहत क्या है, म्यूटाजिन, वो चीजें जिनकी वजह से जीन म्यूटेट हो जाती है। अब वो कौन कौन सी है वो भी बताते हैं आपको। अब देखिए ये डीएनए डैमेज हो गया, इसका यहां से कुछ सीक्वेंसेस ब्रेक हो गई, टूट गई, निकल गई, बाहर निकल गई, यानी कि डिलीट हो गई। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेंज आया है, नहीं आया? और से देख के बताएं वाज़ेह तौर पे। नहीं आया? जी फरियाल बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। आप बताया तो सही ना, डीएनए में स्ट्रक्चर में चेंज आया है, नहीं आया? यस सर, आया है चेंज, डीएनए अच्छा, नॉर्मल अलग है। ठीक है ना। अब जब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आया तो बेसिकली इस डीएनए ने क्या बनाना था, आरएनए। आरएनए क्या बनाना था, प्रोटीन। अब जब ये नाइट्रोजनस बेसिस टूट गई है तो क्या इसके ऊपर एमआरएनए बिल्कुल सही बनेगा या गलत बनेगा? गलत बनेगा सर। गलत बनेगा। गलत बनेगा। और फिर एमआरएनए जाके क्या बनाना है, ट्रांसलेशन करके क्या बनाना है, प्रोटीन। प्रोटीन्स बनाने तो से बताया प्रोटीन इसके सही बनेंगे या गलत बनेंगे? वो भी गलत बनेंगे। अच्छा, और जब प्रोटीन गलत बनेंगे तो जो जिस भी स्ट्रक्चर का वो प्रोटीन होगा, नाक का, आंख का, कान का, उंगली का, पाँव की उंगलियों का, जिस्म के किसी भी हिस्से का, तो वो स्ट्रक्चर सही बनेगा। बताया जल्दी से, वो स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा अगर प्रोटीन ही प्रॉपर नहीं है। नहीं होगा। अच्छा चलें जनाब, बात क्लियर हो रही है ना? मैं ये पूछने का बताना मकसद ये है कि आपको बात समझ में आ रही है, जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड भी करते चले जाओ। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा जनाब। अच्छा, अब यहाँ उसने ये डायग्राम आपके सामने आ गई। इस डायग्राम में क्या चीज समझाना चाह रहा है कि देखिए वही डीएनए बिफोर, यानी कि जब नॉर्मल था, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल था, बाद में क्या हो गया, खराब हो गया, उसके कुछ नाइट्रोजनस बेसिस टूट के बाहर निकला है। क्यों निकली, ये लिखा हुआ है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, सूरज से शुआओं का आना, अल्ट्रा, पहला म्यूटाजिन पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट म्यूटाजिन इज द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये इंतहा से ज्यादा खतरनाक होती हैं और स्पेशली जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, शुरू के महीने में होती हैं, उनके लिए इंतहा से ज्यादा सूरज का ग्रहण होना, जैसे परसों तरसों हुआ था 21 तारीख को, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि जब सूरज ग्रहण होता है, सन एक्लिप्स होता है, तो ये रेडिएशंस बहुत ज्यादा जमीन पर आती हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, मदर बॉडी से अगर टच हो जाए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डीएनए पे, बेबी के बनते हुए डीएनए पे जाके उसको डैमेज कर सकती हैं। जब वो डीएनए को डैमेज करेंगी तो क्योंकि अभी बच्चे में प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, उसके अंदर अभी बॉडी के पार्ट्स बनने हैं, 4-5 महीने में बच्चे की बॉडी कंप्लीट होगी डेवलपमेंटल स्टेज में, तो जो जो डीएनए टूटेगा, डिस्टर्ब होगा, उस डीएनए जो प्रोटीन बनाएगा जिस भी स्ट्रक्चर का, वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आई, नहीं आई, जल्दी से बताएं। ठीक है बेटा, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चले अगर आप लोग मैसेज में लिख के भेजें, पता नहीं क्या मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो म्यूटाजिन है वो क्या है, केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट। दूसरी चीज जो डीएनए को डैमेज करती है वो क्या है, केमिकल्स इन अवर एनवायरनमेंट। कौन कौन से केमिकल हैं जनाब? ये केमिकल हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे बॉडी में जाते कैसे हैं, ये ऐसे जाते हैं हमारे बॉडी में, क्या लिखा आपने,
सर आ रही है आपकी आवाज और सबकी भी आ रही है सर, बहुत अरीबा को आवाज नहीं आ रही है, क्यों? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, केमिकल इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से कुछ केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं, याद रखें ये केमिकल हमारे बॉडी में फूड के, खाने के जरिए जाते हैं। हमारे खाने के अंदर बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं, जैसे हम स्पेशली जब हम बाहर का खाना खाते हैं ना, जब हम बाहर का फूड खाते हैं, जिंगर है, बर्गर है, ठीक है, और इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वर केमिकल डाले जाते हैं खानों को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, ताकि लॉन्ग टाइम खराब ना हो, उस पर फंगस अटैक ना करे। वो केमिकल्स या उस जैसे और भी केमिकल जिनका स्ट्रक्चर डीएनए जैसे होता है, वो जाके क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं और फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हैं अपने स्ट्रक्चर से। तो बजाहिर वो डीएनए का स्ट्रक्चर लगता है केमिकल्स का, लेकिन एक्चुअली वो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो दो चीजें ऐसी हैं अभी तक हमने पढ़ी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो डीएनए को डैमेज करती है, दूसरा केमिकल म्यूटाजेंस जो डीएनए को डैमेज करते हैं। और भी इसके साथ हमारे पास डायग्राम ये आ गई जनाब, टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन। ठीक है बेटा, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, मुझे मैसेज में बता दें पहले, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। अब हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन हैं, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द म्यूटेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इनको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि इन चारों टाइप के अंदर, क्योंकि हम मेन कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब उसका हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। पहला डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन और इंसर्शन, इंसर्शन एक और चौथा भी काउंट कर लें इसको, ये पांचवा है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये हमारे पास 5 समझ लें, 1 2 3 4 5। वैसे आपकी इंटर की बुक के अंदर 4 डिस्कस किए हुए हैं शुरू के, यानी कौन सा, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, इंसर्शन नहीं। ठीक है, डिलीशन किसे कहते हैं जनाब? अब आप समझ लीजिए कि ये जो रॉड सी बनी हुई है, लंबी लंबी रॉड है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये सिंपल एक क्रोमेटिड है। ठीक है, ये एक क्रोमेटिड है और इस क्रोमेटिड के अंदर ये ग्रे, व्हाइट, ब्लू, लाइट ब्लू, ये सारी जीन लगी हुई है। ठीक है ना, लॉन्ग लॉन्ग जीन लगी हुई है सारी, इनको आप जीन से कंसीडर करें। कह रहा है कि अगर केमिकल म्यूटेजन आ जाए या हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाए, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें अगर आके किसी भी तरीके से डीएनए को लगती हैं और डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस को बाहर निकाल देती है, जैसे ये लिखा ना ब्लू पोर्शन, ये जो ये बड़ा 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 नजर आ रहा, ठीक है, ये ब्लू पोर्शन बड़ा वाला क्या कह रहा है, ठीक ठीक, ये पोर्शन क्या कह रहा है, इसमें से डिलीट हो गया। जब ये पोर्शन डिलीट हुआ सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और अल्ट्रासाउंड की लाइट से, अल्ट्रासाउंड कराना भी देखें बड़ा खतरनाक होता है शुरू के महीने में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी उसके अंदर रेजिस इस्तेमाल होती हैं, वो रेजिस भी जाके जीन पे लग सकती है बच्चे की, और जिस डीएनए को वो डैमेज करेंगी बेबी का, वो पोर्शन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन डैमेज हो जाएंगे उस जगह के बनने वाले। तो डिलीशन हो गया, डिलीशन होने के बाद जीन का साइज छोटा रह गया। अब जब जीन का साइज छोटा रह गया, अब जरा गौर से सुनिएगा, डिलीशन में तो जब जीन का साइज, डीएनए का साइज छोटा हुआ, जब डीएनए का साइज छोटा होगा तो आरएनए का साइज छोटा होगा, आरएनए का साइज छोटा होगा तो फिर प्रोटीन का साइज छोटा हो जाएगा, और जब प्रोटीन का साइज छोटा होगा तो जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो साइज छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कान की जीन थी तो कान बहुत छोटा सा रह जाएगा, आंख की जीन थी आंख बहुत छोटी सी रह जाएगी, ठीक है ना, इसी तरीके से उंगलियों की जीन थी उंगलियां बहुत छोटी छोटी सी रह जाएंगी। ठीक, डिलीशन में ये मसला होगा। अब वो क्या कह रहा है, वो जो डिलीट पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल दूसरी जीन हमारे सामने ये आ गई, हम डुप्लीकेशन पढ़ते हैं। डिलीट मतलब किसी चीज का कम हो, जब जीन कम हो गई प्रोटीन कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर का साइज कम हो जाएगा, ओके, शक्ल एग्जैक्ट जो है वो शेप नहीं आएगी। डुप्लीकेशन में क्या होगा, जीन डबल हो जाएगी, क्योंकि जो जीन डिलीट हुई है, यहां से डिलीट हुई है, वो घूम तो वहीं रही है ना, उन्हीं डीएनए क्रोमोसोम में है, तो वो कहीं पर भी अपने आप को फिक्स करेगी। जब वो फिक्स करेगी
जैसे ही वो अपने आप को दूसरे फिक्स करेगी तो उसका साइज बड़ा कर देगी, जैसे फिक्स करेगी साइज बड़ा हो जाएगा उस जीन में। अब उसके पास वो जीन एक्स्ट्रा है, काम की नहीं है। जब एक्स्ट्रा जीन आगे जुड़ी है तो अब आप देखिए कि ये जो पोर्शन दिखा रहा है सेकंड वाला, इस जीन का साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा हो गया, ठीक है ना। जब ये जीन का साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा हो गया तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये कान बनाने की ही जीन थी तो होगा क्या, पूरा जीन का साइज लॉन्ग हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस ज्यादा हो गई, आरएनए साइज डीएनए का साइज बड़ा हो गया, आरएनए का साइज बड़ा हो जाएगा, एमआरएनए का, प्रोटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा बनेगा, जब सादा बनेगा तो स्ट्रक्चर को भी वो बड़ा, तो कान का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मोटा भी हो सकता है, होंठ बहुत बड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल होंठ की तो होंठ बहुत बड़ा और मोटा और थिक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपके पास डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास आ गई इनवर्जन। इनवर्जन किसे कहते हैं, इनवर्जन किसे कहते हैं, सीक्वेंस का चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। यानी कि एक बात जरा और से समझें, शुरू के दो में क्या हुआ है तो सर फिर फिगर वो खराब हो जाएगा, क्या लिखा है बेटा, तो सर फिर जी जाहिर सी बात है, जिस भी फॉर एग्जाम्पल वो उंगली की जीन थी तो उंगलियों की शक्ल और सूरत सही नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, मोटी छोटी बड़ी ज्यादा नंबर भी हो सकता है, अगर डुप्लीकेट है तो नंबर ज्यादा हो जाएगा, अगर डिलीट है तो एक नंबर कम भी हो सकता है, साइज भी छोटा हो सकता है, तो डिलीट के अंदर कमी होगी, डुप्लीकेशन में बड़ी होगी, डुप्लीकेट बढ़ जाएगा चीज, ठीक है जनाब। जाहिर है पूरी अगर ये पूरी जिस्म जिस भी वो सवाल कर रही है कि सर के तो फिर जो है वो ऑर्गन डी शेप हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर नाक आंख कान जिस ऑर्गन की भी वो जीन डिस्टर्ब होगी तो वो ऑर्गन डी शेप यकीनन हो जाएगा, ठीक है ना, डिसफिगर हो जाएगा, अपनी फिगर से हट जाएगा जो उसकी एक्चुअल फिगर है। अच्छा इन्वर्जन में हम बात देखें, डिलीशन और डुप्लीकेशन में क्या हुआ, डिलीशन में कुछ कम हुई, 100 की जगह 80 रह गई फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन बेसिस, डुप्लीकेशन में 100 की 120 हो गई, बढ़ गई। इन्वर्जन में ना कम हुई ना बड़ी हुई, ना चीज की ज्यादा होगी ना चीज की कमी होगी। इन्वर्जन में नाइट्रोजनस बेसिस ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, इन्वर्जन में क्या होगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। इन्वर्जन क्या होता है, जीन सीधी थी घूमी, घूमने के बाद दोबारा सीधी हुई, अब जो जीन सीक्वेंस थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा एक सेंट्रल डॉगमा था फॉर एग्जांपल 1 to 10, अब ये इन्वर्जन हुई है तो अब क्या हो गया 3 5 6 9 2 5 4 3 4 1, इस तरीके से हो गया, है उतनी ही लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शन का मसला होता है, कान सही है बिल्कुल लेकिन सुनेगा सही नहीं, इसी तरह, ठीक है ना, कान की शेप सही है लेकिन कान सुनेगा सही नहीं, आंख भी शेप बिल्कुल सही है लेकिन आंख की देखी सही नहीं, विजन खराब हो जाएगा, ठीक है ना, तो फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इन्वर्जन। और इन्वर्जन एक प्रॉब्लम और करती है, जरा यही सुन लें, क्रॉसिंग ओवर कम करती है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में सेल साइकिल में, तो क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है, कब होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम वो पढ़ेंगे। और क्रॉसिंग ओवर को का जो फंक्शन है वो रिड्यूस करती है इन्वर्जन। अच्छा जनाब देखिए अब हम आ जाते हैं इंसर्शन को फिलहाल आप लीव कर दें, इधर आ जाइए। अच्छा यहाँ लिखा हुआ देखें, क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम 20, यानी कि क्या कह रहा है कि जीन जो है एक से दूसरे में जा रही है, एक को भी डिस्टर्ब कर रही है, जिससे निकली उसको डिलीट कर दिया, जिसमें गई उसको डुप्लीकेट कर दिया, दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। अब हम आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ट्रांसलोकेशन, जरा गौर से समझिएगा इसको। द लास्ट वन इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट कहते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ द जीन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रोमेटिड टू अनदर क्रोमेटिड, यानी कि एक पूरा सेट ऑफ द जीन ट्रांसफर होगा एक क्रोमोसोम से, क्योंकि एक क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स हैं, एक क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जीन्स हैं, तो कह रहा है कि पूरा पूरा कंप्लीट सेट ऑफ द जीन ट्रांसफर होगा। दैट इज द बेनिफिशियल फॉर द बेबी, only the translocation is the beneficial for the baby, deletion is the damaging, duplication is the damaging, inversion is also damaging, तीनों चीजें सही नहीं है। ओनली द ट्रांसलोकेशन, मैंने कहा था ना कि बेनिफिशियल भी है, तो बेनिफिशियल कौन सी कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलोकेशन। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है,
मियोसिस में जब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स आपस में जीन एक्सचेंज करते हैं, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, पढ़ेंगे हम। तो क्रॉसिंग ओवर में पूरा सेट ऑफ द जीन ट्रांसफर होता है, दैट इज द नेचुरल फिनोमेना, और दैट इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी फॉर द बेबी। यानी बच्चे के अंदर इसमें बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर आते हैं। मसलन उसका आई कलर इनोवेटिव हो जाएगा, उसका स्किन कलर अच्छा आएगा, उसके हेयर का स्टाइल अच्छा होगा, उसकी उंगलियां नाखून ये सब कुछ अच्छे होंगे। तो ट्रांसलोकेशन इज द वेरी मच, और 99% ट्रांसलोकेशन ही होती है, तभी आने वाले बच्चे नॉर्मल भी होते हैं और उनके अंदर बेहतरीन एक्टिविटीज भी होती हैं और बहुत ज्यादा वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, बॉडी वाइज भी अच्छे होते हैं, एक्टिविटीज वाइज भी अच्छे होते हैं। क्यों? ट्रांसलोकेशन जीन नॉन। लेकिन कभी कभार अगर डुप्लीकेशन डिलीशन होती है तो प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से ये म्यूटेशंस की 4 टाइप आपके सामने आ गए, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन को फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये शुरू के तीनों नुकसानदेह हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, और ट्रांसलोकेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिवली है और ये काम करती है। ठीक है, यहाँ तक बात हमारे पास हो गई और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन भी समझ में आ गया। अगला सेक्शन थोड़ी देर का होगा, ज्यादा देर का नहीं होगा, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ डायग्राम्स, पिक्चर्स दिखाऊंगा कि म्यूटेशन बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम लेके आती है, और डिफरेंस भी बताऊंगा म्यूटेशन का और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। ठीक है बेटा, इस सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक 2 मिनट बाद दूसरा सेशन शुरू करेंगे, उनको फौरन ही शुरू कर लेते हैं। ठीक।